यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाईकोर्ट आरडीसी बाई रघुराज। और आज हम जूनियर अकाउंटेंट के आरएसआर एक जो सब्जेक्ट है तो उसको जहाँ तक कंप्लीट होगा वहाँ तक करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो क्लास काफ़ी लंबी हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है राजस्थान सेवा नियम जो होते हैं कि हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु दोहरा किए गए अधिकारों का प्रयोग कर राजस्थान के राज प्रमुख, पहले क्या है देखा जाए तो एकीकरण के समय भी राज प्रमुख का वो था जो आज के टाइम पे उसको राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग हम देखें बात राजस्थान राज्य से संबंधित सेवाओं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को शासित करने के उद्देश्य से ये नियम बनाकर 23 मार्च 1951 को जारी किए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो उनका आर्टिकल 309 है उसमें ये कहा गया है कि सभी राज्य अपने अपने लिए अपने राज्यों में जो भी सेवा में आते हैं चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो तो उन अधिकारियों से कर्मचारियों के लिए वो है राज्य सरकार वहाँ का जो राज्यपाल है वो उनसे संबंधित नियम बना सकते हैं जो कि किससे संबंधित होंगे, सेवाओं और पदों पर नियुक्ति से संबंधित होंगे और उसमें सेवाओं की जो शर्तें रहेगी वो भी शासित होगी। ठीक है, इस उद्देश्य से ये नियम बनाकर 23 मार्च 1951 को राजस्थान द्वारा लागू किए गए और जारी किए गए। इसके अलावा हम आके देखें इसको तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो नियम एक में ये राजस्थान सेवा नियमों के बारे में नियम एक में ये है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और ये प्रारंभ कब से हुआ। तो देखो 23 मार्च 1951 को तो जारी कर दिए गए थे ये राजस्थान सेवा नियम। इसके अलावा यह नियम राजस्थान सेवा नियम कहलाएंगे। ठीक है, तो इनका संक्षिप्त नाम हो गया राजस्थान सेवा नियम। इसके अलावा 1 अप्रैल 1951 को ये लागू हो गए थे। तो ऑल ओवर अपने राजस्थान में 1 अप्रैल 1951 को ये लागू हो गए थे। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो अपने राजस्थान का जो एकीकरण पूर्णतः समाप्त हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। उससे पूर्व ही ये नियम बना दिए गए थे जिसमें एक तरीके से अपन देखा जाए तो जो राजकीय जो विभाग है राजस्थान के अंडर उन सभी विभागों पे तो लागू होते ही है। इसके अलावा 7/9/1949 से बाद के जो भी कार्मिक थे वो नियुक्ति पे आए तो उन पे भी ये लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे उस टाइम पे रियासतें थी तो रियासतों में कोई करना चाह रहा था नौकरी वगैरह और वो नियुक्ति के तौर पे उस टाइम पे आए थे अनुबंध होके या फिर ऐसे भी, तो उन पे ये सब चीज़ें लागू हुई थी। तो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना। तो नियम 1 में एक तो इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है जो कि राजस्थान सेवा नियम है। इसके अलावा ये कब से लागू हुए, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, आगे हम चले लागू होने की सीमा। ठीक है, और यह नियम किस पर लागू नहीं होंगे। तो ये जो नियम है जो ये आरएसआर नियम है वो किस पर लागू नहीं होंगे। तो ये सबसे मेन बात कही गई है कि भाई अब इनको जान लेंगे तो बाकी सब पे लागू होंगे। ठीक है, आगे हम देखें किन पे लागू नहीं होंगे तो ये बताया गया है इसमें। तो राजस्थान राज्य से संबंधित पदों व सेवाओं पर नियुक्त कर्मचारी जिनका नियंत्रण राजस्थान सरकार के पास है, मतलब जितने भी पद है राज्य में राजस्थान राज्य में और उन पर जो सेवाएं हैं उन पर जो नियुक्त कर्मचारी होंगे उन पर जो नियंत्रण है वो राजस्थान सरकार के पास होने से तो होने के बावजूद भी पर इन पे ये लागू नहीं होंगे। तो इस तरीके से अपन देखें तो उन अधिकारियों पर जो केंद्रीय तथा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से डेपुटेशन पे आए या प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। ठीक है, तो मेन यही है कि भाई क्या नाम है यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, ठीक है, तो वो यदि राजस्थान में नौकरी करने आता है या राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य से कोई नौकरी करने के लिए डेपुटेशन के तौर पर अपने राजस्थान में नौकरी कर रहा है तो ऐसी स्थिति पर उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर तो जो हाई कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीश होंगे जजेस होंगे उन पर ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं लेकिन जिनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 229(2) में और अनुच्छेद 238 के अधीन बनाए गए सेवा नियमों से शासित होंगे। तो वो उनके लिए अलग से नियम बने हुए हैं संविधान के अनुच्छेद 229(2) में और अनुच्छेद 238 के अधीन उनके सेवा नियम अलग से शासित होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग उनको रखा जाएगा, न कि इन पे आरएसआर लागू नहीं होगा। आगे हम देखें राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी। तो आरपीएससी में एक तो अध्यक्ष हो गया, ठीक है, इसके अलावा सदस्य हो गए। तो ये जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनके, ठीक है,
एक तरीके से टर्न ऑफ पोस्ट होती है। तो इनमें हम देखें तो इन सेवाओं में अनुच्छेद 318 के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति की जाती है, इनसे संबंधित प्रावधान है। तो अंतर्गत बनाए गए नियमों से ये शासित होंगे। तो RSR भी इन पे भी RPSC पे लागू नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 229(2) में और 238 में के अधीन शासित है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, इसके अलावा केंद्र सरकार से या अन्य किसी राज्य से कोई डेपुटेशन पे आता है तो उन पे ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के मतलब जो भारतीय जो सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस, तो इसके अंदर जो भी व्यक्ति होंगे, जैसे अपन बात करें IAS अधिकारी है, ठीक है, IPS अधिकारी है, IFS अधिकारी है, तो उन पर ये RSR नियम लागू नहीं होंगे, ठीक है। और आकस्मिक निधि से भुगतान प्राप्त कर्मचारी और जिनका कंटीजेंसी फंड होता है, तो आकस्मिक निधि से जिन कर्मचारियों का भुगतान किया जा रहा है तो उन कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा वर्क चार्ज कर्मचारी, किसी कर्मचारी को वर्क दिया गया है, वर्क चार्ज के तौर पर उसको काम करने के लिए मिला है, उसके एवज में उसको सैलरी और पारिश्रमिक मिल रहा है, तो ऐसे कर्मचारियों पर भी ये लागू नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के अतिरिक्त अन्य नियमों से हुई है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जो अपने संविधान का जो अनुच्छेद 309 है उसके नियमों के अलावा अन्य किसी नियमों से हुई है तो उस पर ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा अनुबंधित कर्मचारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिनको रखा जाता है, तो उन कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होंगे। और ऐसे कार्मिक जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2 की परिभाषा में आते हों, जो कि 1947 जो डिस्प्यूट एक्ट है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सब पे इन पे ये RSR नियम लागू नहीं होंगे। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो नियम 1 में तो इसका संक्षिप्त नाम है जो कि है RSR है, मतलब राजस्थान सेवा नियम। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 1951 से। और कब जारी हुआ था? 23 मार्च 1951 में। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 309। इसमें क्या कहा गया है कि सभी राज्य अपने अपने राज्य के लिए, जिनमें राज प्रमुख उसका मुख्य कार्यकारी प्रमुख होगा जो कि आदेश जारी करेगा, उसी के नाम से आदेश जारी होंगे। इसके अलावा सेवाओं पदों पर नियुक्ति में जो व्यक्तियों के लिए सेवा शर्तें होगी वो बना सकते हैं, तो इसमें ये कहा गया था। नियम 2 में बात करें तो किन पर लागू होगा, किन पर नहीं लागू होगा। तो नियम जिन पर लागू होगा तो इनमें ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए बाकी सब पे लागू होगा। और किन किन को छोड़ना है आपको, जो केंद्र सरकार से अन्य किसी राज्य से यहाँ राजस्थान में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पे आया है तो उन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, जिनका संविधान के अनुच्छेद 229(2) में और अनुच्छेद 238 के तहत जो नियम बनाए गए हैं वो उन नियमों के द्वारा शासित हो रहे हैं, तो इन पर RSR लागू नहीं होगा। इसके अलावा RPSC के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उन पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उन पर अनुच्छेद 318 के तहत नियम बनाए गए हैं, तो उस तरीके से उन नियमों के अकॉर्डिंग वो शासित होंगे। इसके अलावा जो ऑल इंडिया सर्विस के जो सदस्य होंगे, IAS हो, IPS हो और या फिर IFS हो, उन अधिकारियों पर ये लागू नहीं होगा। और ऐसे कर्मचारी जिनका कंटीजेंसी फंड से भुगतान हो रहा है, ठीक है, आकस्मिक निधि से भुगतान किया जा रहा है, तो उन पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा वर्क चार्ज कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नहीं हुई है, उन नियमों के अंतर्गत नहीं हुई है, इनके अतिरिक्त अन्य नियमों से हुई है तो उन पर लागू नहीं होगा। और अनुबंधित कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है की धारा उसमें परिभाषित नहीं होंगे। इसके अलावा तो 2 नियम अपने कंप्लीट हो गए हैं। नियम 3 में अपन चले, वित्त विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक। तो नियम ये कहता है कि कहीं ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि RSR में नहीं हो, ठीक है, RSR उन सब चीज़ों को परिभाषित सही ढंग से नहीं कर पा रहा हो, कोई चीज़ की ढंग से नहीं समझ में आ रहा हो, तो वित्त विभाग से परामर्श लिया जा सकता है, ठीक है। तो वित्त विभाग के परामर्श के बिना इन नियमों में निहित किसी शक्ति अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जो भी शक्तियाँ, जो भी अधिकार दिए गए हैं तो वो वित्त विभाग के परमिशन से ही दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी नियमों में यदि कोई ऐसा अधिकार है जिसके बारे में संशय बना हुआ तो वित्त विभाग की सहमति उसमें ली जा सकती है। आगे हम देखें वित्त विभाग इन नियमों में स्पष्ट करेगा कि किन किन मामलों में अन्य प्रशासनिक विभाग शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो वित्त विभागीय चीज़ें बताएगा कि जो भी प्रशासनिक विभाग है वो अपनी अपनी जो शक्तियाँ दी गई है आरएसआर नियमों में, वो किस तरीके से उनको डेलीगेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो ये है। हालांकि नियम 4 भी है, तो नियम 4 में एक तरीके से अपन चेंजेस कर सकते हैं, उस पर रिव्यू कर सकते हैं, जो कि 90 दिन में अपन कर सकते हैं। 5 में डेलीगेशंस के बारे में बताया गया है कि भाई किस तरीके से जो अधिकार शक्तियाँ हैं उसको किस तरीके से बांटा जाएगा। 6 में ये बताया गया है, नियम 6 में, कि जो इंटरप्रिटेशन मतलब जो व्याख्या कर सकते हैं तो वो राज्यपाल और सरकार उसकी व्याख्या कर सकते हैं किसी नियमों में यदि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो नियम 7 से परिभाषाएं आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ये अध्याय 1 आपके जूनियर अकाउंटेंट में नहीं दे रखा है। ठीक है। तो परिभाषा वाले चैप्टर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे तो परिभाषा नियम 7 से स्टार्ट हो जाती है। तो नियम जो 7(1) है उसमें आयु के बारे में बता रखा है। तो नियम 7 में क्या है? आयु। तो आयु से मतलब क्या है यहाँ पे? तो आयु से मतलब है विशिष्ट दिन, मतलब कोई विशेष दिन है जब कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाए। तो 60 साल की आयु प्राप्त करने पर वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसको एक विशिष्ट आयु माना जाएगा और उसको आयु माना जाएगा। ठीक है, एज माना जाएगा। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त माना जाता है तो उस दिन से उसका सेवा में अकार्य दिवस माना जाता है। मतलब जिस दिन से वो सेवानिवृत्त होने वाला है, जैसे मान के चले कि भाई क्या नाम है, अभी जैसे 31 जुलाई आएगी, तो 31 जुलाई को काफ़ी सारे लोग रिटायर्ड होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो 31 जो दिनांक होगी वो अकार्य दिवस माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रिवीजन इसी प्रकार जब कर्मचारी अवकाश पर रहता है, यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर रह रहा है या तो पदोन्नत मतलब उसका डिमोशन हो जाता है, मतलब पद से उसको नीचे वो कर देते हैं, पदोन्नति हो जाए, ठीक है, किया जाता है, तो विशेष दिनों में उसका उस पद पर अकार्य दिवस माना जाता है। तो वो जो दिन रहेगा उनका डिमोशन उनका किया जाएगा, ठीक है, तो वो उनका अकार्य दिवस माना जाएगा। इसी तरीके से जिस दिन कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाए अथवा पदोन्नत किया जाए, मतलब एक तो उसको रिटायर्ड कर दिया गया और उसका डिमोशन कर दिया गया, तो वह अवकाश पर, और यदि वह अवकाश पर है तो उसका अवकाश समाप्त माना जाएगा। तो जो अवकाश पे गया हुआ है, मान के चले कोई कर्मचारी 14 दिन के अवकाश पर गया है और इस बीच में उसका रिटायरमेंट होना है या डिमोशन होना है और वो रिटायर्ड हो जाता है, तो वो जो अवकाश उनको उसको दिए गए थे तो वो अवकाश वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। नोट करने के लिए कहा गया है, कर्मचारी की जन्म दिनांक अन्य सेवा शर्तों में संशोधन तभी हो सकता है, कर्मचारी की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, और या फिर उसमें जो सेवा शर्तें दी गई है उनमें संशोधन तभी हो सकता है जब आवेदन सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष पूर्व दिया गया हो। तो एक चीज़ ये मान के चलिए कि आपको यदि DOB में चेंज करवाना है, ठीक है, अब तक आप चेंज नहीं करवाए, क्योंकि अपन मान के चले कि भाई क्या नाम है, कोई 31 जुलाई को या फिर 31 अगस्त को कोई रिटायर्ड हो रहा है, तो ये मान के चले कि भाई हाँ, वो चाहता है कि भाई यार मेरे तो 1-2 साल और कम रह गई थी, मेरी DOB गलत थी, अब वो DOB में चेंज करवाना चाह रहा है, तो वो रिटायरमेंट के 3 साल पहले एप्लीकेशन दे, तभी जाके उसकी DOB में चेंजेस हो सकता है, और वो जो भी बढ़ेगी करेगी कम होगी वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो 3 साल पहले संशोधन अपनी जन्म डेट में वो करवा सकता है या सेवा शर्तों में संशोधन करवा सकता है, उसके बाद उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आयु का मतलब आपको समझ में आ गया। तो सीधा से स्पष्ट ये है कि भाई रिटायरमेंट वाला दिन, डिमोशन वाला दिन और पदोन्नति या फिर ये जो दिन है उसके अकार्य दिवस माने जाएंगे उस दिन से। ठीक है, यही मोटी बात है इसमें, और कोई बात नहीं है। आगे हम देखें शिक्षार्थी। ठीक है, नियम 7(2) में ये कहा गया शिक्षार्थी क्या है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी व्यापार व्यवसाय के कार्य पर किसी राजकीय सेवा के में नियोजन के उद्देश्य से परीक्षार्थी चुना गया है। तो देखो मान के चले ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि व्यापार और व्यवसाय के कार्य पर, तो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे कार्य पर वो लगा हुआ है राज्य की सेवा में नियोजन के उद्देश्य से, तो उसको प्लानिंग के तौर पर, इस ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको परीक्षार्थी के रूप में चुना गया है, तब वो परीक्षार्थी कहलाएगा। और ऐसे परीक्षण की अवधि में उसे मासिक वेतन के रूप में निश्चित व्यक्ति का राशि स्टिपेंड किया जाएगा, मतलब एक तरीके से उसको एक निश्चित राशि उसको दी जाएगी इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान, उस प्रशिक्षण की जो अवधि रहेगी उसके बीच में उसको मासिक वेतन भी दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति किसी पद पर के रूप में नियुक्त नहीं माने जाएंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई पद पर, ठीक है, ये शिक्षार्थी जो होंगे तो किसी पद पर नहीं लगा सकते, इनको पद पर नहीं माने जाएंगे, एक तरीके से ना किसी कैडर में नियुक्त किए जाएंगे। तो कैडर की हम बात करें तो एक राज्य सेवा का कैडर है, एक अधीनस्थ सेवा का कैडर है, मंत्रालय सेवा का है और एक चतुर्श्रेणी सेवा का है।
तो इस तरीके से कैडर बटे हुए हैं, तो इन कैडर में इनकी नियुक्ति नहीं मानी जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि एक्चुअली ये देखा जाए तो ट्रेड एंड बिजनेस के कार्य के ऑब्जेक्टिव तौर पे राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से इनको रखा गया है। तो इसलिए इनको किसी पद के लिए और किसी कैडर के लिए इनको नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नियम 7(3) में ये कहा गया है कि संविधान क्या है। तो संविधान से आश्चर्य वही है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, जैसे जो कि 26/11/1949 को वो हुआ है अंगीकृत, तो उसके अकॉर्डिंग है, और 50 में जब लागू हुआ 26 जनवरी 50 को, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसी को अपन संविधान मानेंगे जो इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। आगे हम देखें नियम 7(4) में, तो उसमें कैडर के बारे में समझाया गया। तो कैडर क्या है? किसी सेवा या उसके अंग उस निर्धारित संख्या से हैं जो स्थायी पदों के आधार पर पृथक इकाई है। तो जैसे कोई भी सेवा है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से बांटा गया है जिसमें निर्धारित संख्या दी गई है, भाई इसके इतने पद है, ठीक है, और वो जो पद है वो स्थायी है। ठीक है। तो इस तरीके से उनको पृथक रूप से रखा गया है, तो वो कैडर कहलाएंगे। ठीक है। कैडर में जैसे भाई जूनियर अकाउंटेंट का कैडर है, तो ये क्या, अकाउंट सेवा का कैडर, अधीनस्थ लेखा सेवा, इसे अपन कह सकते हैं। तो इस तरीके से संवर्ग बटे हुए हैं। जैसे कंप्यूटर के लिए है, जैसे आईए लगते हैं, कोई प्रोग्रामर लगते हैं, सहायक प्रोग्रामर लगते हैं, तो ये कंप्यूटर सेवा हो गई, तो अधीनस्थ कंप्यूटर सेवा ये कहलाएगी। तो इस तरीके से किसी सेवा के स्थायी पदों की संख्या को क्या कहा जाता है, कैडर कहा जाता है। उनकी नियुक्ति, उनके प्रमोशन, उनकी वरीयता, ये सब उनमें निर्धारित होती है उस कैडर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये नियम 4 में। नियम 4(a) में क्या है, चतुर्श्रेणी सेवा, जो वह सेवा जिसमें कर्मचारी प्रभावशाली वेतन की संख्या 1-2 में नियुक्त किया जाता है। तो जो वेतन संख्या L1 में, L2 के अंदर, जैसे 1750 से लेके 1900 इनमें जो नियुक्ति की जाती है, वो एक तरीके से अपनी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के तौर पर अपन मान सकते हैं। नियम 7(5) में क्षतिपूर्ति भत्ते हैं, जो कि कंपेंसेशन अलाउंस है। उनमें यह है कि कोई राज्य कर्मचारी है जो विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से कोई व्यय करता है, मतलब एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो क्षतिपूर्ति भत्ते। तो क्षतिपूर्ति भत्ते वो होंगे जो राज्य कर्मचारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से कोई व्यय किया गया है, मतलब पर्सनल पैसे पहले तो वो खर्च किया उसने, ठीक है, अपने पैसों से कुछ करा है राजकीय कार्य में, ठीक है, मतलब राजकीय कार्य में यदि कोई व्यक्तिगत रूप से उसने खर्च किया है ना, तभी उसको ये कंपेंसेशन जो क्षतिपूर्ति भत्ता है वो मिलेगा। ठीक है। और उसकी पूर्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो ये साफ लिखा हुआ है, राज्य सरकार में करेगी उसका। और ऐसे भत्ते क्या कहलाते हैं? क्षतिपूर्ति भत्ते। तो इसमें अपन देखें तो एक सत्कार भत्ता जो होता है, संपुट अलाउंस, तो और एक तरीके से भारत से जो बाहर जलमार्ग से आने जाने वाले जो भत्ते हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाते, और भारत के अंदर जो जलमार्ग से आने वाले भत्ते जो होंगे वो शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है। इसलिए इनको भी गौर करके देखना है कि बाहर का मतलब। ठीक है। आगे हम देखें सक्षम अधिकारी। तो नियम 7(6) में ये बताया गया है सक्षम प्राधिकारी कौन है या अधिकारी कौन है। ठीक है। तो इन नियमों के संबंध में जिन अधिकारियों को राज्यपाल महोदय द्वारा शक्तियाँ दी गई है वह सक्षम प्राधिकारी है। तो जो भी इन नियमों के अकॉर्डिंग, आरएसआर नियमों के अकॉर्डिंग कोई राज्यपाल इनको शक्तियाँ प्रदान कर रहा है कि वो ये सक्षम अधिकारी कहलाएंगे, तो वही अधिकारी सक्षम अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है। तो ऐसे अधिकारियों की सूची किस में दे रखी है? परिशिष्ट 9 में। तो अपेंडिक्स 9 जो है, जो कि आरएसआर के जो सेकंड पार्ट है, वॉल्यूम 2, उसके अंदर है ये अपेंडिक्स क्या नाम है 9। तो इसके अंदर ये सक्षम प्राधिकारी के बारे में समझाया गया है कि भाई कौन कौन से प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी कहलाएंगे। ठीक है। तो 7(6) में सक्षम प्राधिकारी वो लोग हैं। इसके अलावा नियम 7(7) की अपन बात करें तो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड जो है, तो संविधान के अनुच्छेद 266(1) में जो निधि के बारे में बताया गया वो संचित निधि है। ठीक है। आगे हम देखें 7(7)(a) में, तो इसके बारे में रूपांतरित अवकाश है। तो रूपांतरित अवकाश एक्चुअली जब हम देखें तो जो हाफ पे लीव होता है उसको मेडिकल बेस पे अपन चेंज करवा देते हैं, तो वो रूपांतरित अवकाश कहलाते हैं। तो उनके बारे में आप आगे जब पढ़ोगे तो अवकाशों के प्रकार में आप जब जाओगे तो वहाँ नियम 93(2) ये देखोगे, 93 का 2, उसमें उल्लेखित जो अवकाश है वो रूपांतरित अवकाश कहलाएंगे। तो रूपांतरित अवकाश के मतलब समझ गए हैं।
ठीक है। वापस से एक बार दोहरान कर लेते हैं 7 साल तक अपन, ठीक है। तो आयु क्या है, तो आयु का मतलब वही है कि भाई रिटायर्ड पे या पदावत में कोई वो कार्य दिवस माना जाएगा उसका। और यदि कोई चेंज अपनी आयु में करवाना चाह रहा है तो वो 3 वर्ष पूर्व अपन दे, ठीक है, संशोधन वो करवा सकता है 3 वर्ष पहले। तो और 3 वर्ष यदि उसके बीच में देता है तो कोई उस पर वो नहीं किया जाएगा सेम एक एज में। मुख्यतः ये बात याद रखनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षार्थी वो है जो कि किसी व्यापार या व्यवसाय उद्देश्य के कार्य में सरकारी सेवा में नियोजन के उद्देश्य से रखा गया है, परीक्षार्थी के तौर पर चुना गया है, तो ऐसे और उनको एक मासिक तौर पर एक निश्चित वेतन दिया जा रहा है। इसी के अलावा उनका कोई किसी पद पर या किसी कैडर में उनकी नियुक्ति नहीं की गई है तो वे शिक्षार्थी कहलाएंगे। संविधान से आशय नियम 7(3) में संविधान के बारे में बताया गया है। तो संविधान से आशय वही है कि भाई भारत के जो संविधान है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही आपका संविधान है। इसमें भी और नियम 7(4) के अंदर कैडर के बारे में बताया गया है। तो कैडर में एक निश्चित संख्या होगी पदों के लिए और उस पर किस तरीके से पदोन्नति होगी, वरीयता होगी, नियुक्ति होगी, वो सब चीज़ें इस कैडर के अंदर बताई जाती है। नियम 7(4)(a) के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लिए बताया गया है जो कि 1 व 2 में है वेतन संख्या, ठीक है। क्षतिपूर्ति पत्रों के बारे में ये बता दिया गया है। कोई विशेष परिस्थितियों में राजकीय कार्य के लिए अपने व्यक्तिगत तौर पर कुछ पैसा खर्च करता है और उसके बाद में उस पैसे का रिएम्बर्समेंट या उसका क्षतिपूर्ति राज्य सरकार करती है, तो ऐसे जो भत्ते होंगे वो क्षतिपूर्ति भत्ते कहलाएंगे। इसके अलावा जो सत्कार भत्ता होता है और भारत से बाहर जलमार्ग से आने वाले जो भत्ते होते हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाते क्षतिपूर्ति भत्तों में। इसके अलावा 7(6) में अपन चले तो सक्षम प्राधिकारी। तो सक्षम प्राधिकारी वो है जो राज्यपाल ने जिन अधिकारियों को यह शक्ति दे रखी है, प्राधिकृत कर रखा, डेलीगेशन दे रखा है, ठीक है। इसी के अलावा जो इन अधिकारियों की जो सूची है अपेंडिक्स 9 में आपको मिलेगी। इसके अलावा RSR वॉल्यूम 2 में अपेंडिक्स 9 को दे रखा है, बताया गया है। संचित निधि से अपन बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 266(1) है उसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूटेड फंड के बारे में बताया गया है। रूपांतरित अवकाशों के बारे में समझिए तो रूपांतरित अवकाश अपन अवकाशों के प्रकार वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। इसी के अलावा उसमें नियम 93(2) है तो उसके अंदर ये बताया गया है रूपांतरित अवकाश क्या है। तो एक तरीके से मैं बता दूं, आप पे जो होती है उनको मेडिकल बेस पे अपन कन्वर्ट करवाते हैं तो वो रूपांतरित अवकाश है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है नियम 7(8), ठीक है, कर्तव्य मतलब ड्यूटी कब कब मानी जाएगी, आपकी ड्यूटी कब कब मानी जाएगी, ठीक है। तो मेन यही है, इसको अच्छे से ढंग से समझना है आपको। तो कर्तव्य में सम्मिलित अवधि सम्मिलित होती है। परीक्षा दिन यदि कोई प्रोबेशन में है, शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा यदि तुरंत बाद नियमित सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है तो वो कर्तव्य के तौर पर मानी जाएगी। तो प्रोबेशन में जो अवधि होती है, किसी कर्मचारी को लगाया जाता है 2 साल के लिए, प्रोबेशन में नियुक्ति कर दी गई है किसी सीधी भर्ती के तौर, एक चयन सही ढंग की प्रोसेस से गुजर के आया है और वो नौकरी पा चुका है और प्रोबेशन में निकाल रहा है, तब वो उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। और बाद जाके उसको जैसे उसका प्रोबेशन कंप्लीट होता है और उसको एक स्थायी नियुक्ति दे दी जाती है, तब भी वो कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। इसी के अलावा पदभार ग्रहण काल, कई बार क्या होता है स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण दिया जाता है और जो कि 10 दिवस, 12 दिवस और 15 दिवस का होता है, जो कि आप 1981 में पढ़ोगे पदभार ग्रहण में ज्वाइनिंग टाइम में। तो स्थानांतरण के तौर पर जो पदभार ग्रहण होता है, जैसे कोषागारों के लिए भी होता है, जैसे जोधपुर जयपुर की बात करें तो 7 दिवस और अन्यत्र कोषागारों में 3 दिवस का है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है, APO के लिए बात करें तो 4 दिन का होता है। तो ये जो चीज़ें हैं और ये जो अवधियाँ हैं, तो इस टाइम पीरियड को अपन इस अवधि को कर्तव्य के रूप में गिनेंगे। इसी के अलावा अवकाश से लौटने पर उसी पद पर पुण्यभार संभालने का दिन, यदि कोई अवकाश पे गया हुआ था और वापस से वो लौट जाता है और वो कार्यभार संभाल लेता है तो उस टाइम पीरियड जो होगा वो दिन उसका कर्तव्य कहलाएगा। इसी के अलावा परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी जो कि प्रोबेशनरी ट्रेनी जो होंगे, जो कर्मचारी जो होंगे, तो वो भी इसमें वो कहलाएंगे। इसी के अलावा जयपुर जोधपुर कोषागार में स्थानांतरण पश्चात कार्यग्रहण काल के अतिरिक्त 4 देने के लिए 7 दिन, अन्य कोषागारों के लिए 3 दिवस का समय भी कर्तव्य माना जाएगा। तो जो अपन चार्ज देने हुए जाते हैं, जयपुर और जोधपुर कोषागार में किसी का स्थानांतरण हो गया हो, चार्ज में 4 देने के लिए उनको एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है अलग से, तो 7 दिन है। जैसे अन्य कोषागारों में 3 दिवस है, तो इन जो टाइम पीरियड जो मिलेगा ये भी एक तरीके से ड्यूटी में माना जाएगा। ये मैंने बात पहले बता दी। और 7(8)B में के अंदर अपन देखिए तो किन किन परिस्थितियों में ड्यूटी मान सकते हैं अपन, तो देखिए अपन
कि भारतवर्ष में निर्देशक और प्रशिक्षण की अवधि को निम्न शर्तों के अध्ययन करते हुए माना जा सकता है। तो कोई भारत के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहा है, वो ट्रेनिंग की जो अवधि होगी तो वो किस तरीके से ड्यूटी में शामिल की जाएगी। तो इसमें देखते हैं, राज्य कर्मचारियों को ऐसे किसी ट्रेनिंग पर भेजना सरकार के लिए अनिवार्य हो। तो कोई राज्य सरकार किसी कर्मचारी को या किसी अधिकारी को ट्रेनिंग के तौर पर भेज रही है, ठीक है, जो कि अनिवार्य है वो ट्रेनिंग करवाना, तो वो जो ट्रेनिंग का जो कार्यकाल होगा, जो पीरियड होगा, वो भी ड्यूटी में माना जाएगा, कर्तव्य में माना जाएगा। इसी के अलावा जो कोई ट्रेनिंग है जो व्यावसायिक और तकनीकी नहीं है, मतलब इसमें कौन कौन सी तकनीकों को शामिल नहीं किया, जो व्यावसायिक नहीं हो एक तो, और एक टेक्निकल नहीं हो। तो टेक्निकल नहीं होनी चाहिए एक तो ट्रेनिंग, और एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के कोई अध्ययन के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए गया है और अवकाश लेकर गया है, तो वो भी कर्तव्य में माना जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि व्यावसायिक और टेक्निकल चीज़ों की नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखिए तो प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो 1 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए, तब भी उसको ड्यूटी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें तो ऐसा कोई विद्यार्थी है जो भारतवर्ष में किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी से, महाविद्यालय से, कॉलेज से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है और अन्यथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात राजकीय सेवा पाने का अधिकारी हो, प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं सेवा में नियुक्त होने के बीच की अवधि भी क्या मानी जाएगी, कर्तव्य मानी जाएगी। तो ऐसा कोई विद्यार्थी था जो कि भारत के अंदर ही यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज से छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए और कोई ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा हो, और ट्रेनिंग के पश्चात वह किसी प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के बाद में सेवा के अंदर नियुक्त हो गया, तो वो जो चीज़ें हैं उसकी ड्यूटी के तौर पर मानी जाएगी। और आदेशों की प्रतीक्षा में अवधि, जो एपीओ होते हैं, किसी को एपीओ कर दिया जाता है, अवेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर, तो जो है एपीओ कर देते हैं, तो वो एपीओ की जो अवधि होगी वो भी क्या कहलाएगी आपकी, एपीओ की जो अवधि होगी आपकी वो भी आपकी कहलाएगी, ड्यूटी में कहलाएगी। ठीक है, इसी के अलावा अपन बात करें विशिष्ट स्थान पर सूचना देने से, राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठना हो तब भी ये मानी जाएगी। कोई ऐच्छिक परीक्षा दी गई है और उसकी स्वीकृति मिल गई है, तो ऐसी समय अवधि जो होगी वो भी कर्तव्य मानी जाएगी। ठीक है, अब मेन नोट करने वाली बात यही है, इसमें नोट करने वाली बात यही है कि अन्य निर्णय अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय अकादमी या राष्ट्रीय संस्थान प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतियोगी संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता हो, तो ऐसे कर्तव्य, अब देखो, मुख्यालय से बाहर बिताया गया 7 दिन का समय, इसी को अपन कर्तव्य मान सकते हैं, और यात्रा भत्ता संबंधित संस्थान वहन करेगा। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम देखिए तो ड्यूटी जब प्रारंभ होती है, जब किसी विशेष कर्मचारी रिपोर्ट करता है और कार्यभार संभालता है, तो और जब छोड़ता है तो वह ड्यूटी समाप्त हो जाती है, तो इसको भी अपन कर्तव्य मानेंगे। मुख्यालय के दौर पर अनुपस्थित की अवधि उस दिन से प्रारंभ होती है जब सरकारी कर्मचारी निवास छोड़ देता है, ठीक है, और वापस ड्यूटी पर लौटता है, तो इस दौरान की अवधि को अवकाश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और निर्वाचन में किसी की ड्यूटी लग गई है, इलेक्शन में, ठीक है, और कर्तव्य निवास स्थान छोड़ दिया और वापस निवास पर पहुंच जाता है, तब तक वह उसमें माना जाएगा। ठीक है, अब ये है तो मैंने 7-8 तक आपको बता दिया है, बाकी अपन 7-9 कल देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।